बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाजरीन, सियासत के मैदान में कुछ अहम खबरें सामने आई हैं, जिसमें आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन उन्होंने सियासत से अलहदगी का फैसला किया है और पार्टी की जो है चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। और इसी तरह अमीर जमात इस्लामी उन्होंने अपनी सियासी शिकस्त को तस्लीम करते हुए अपने वहां भी ओहदे बारी बारी अमीर जमात इस्लामी थे वहां से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। और उसके साथ साथ अभी एक अहम खबर और सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस जो थी, परवेज खटक साहब, उन्होंने भी सियासत से अलहदगी का फैसला कर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं कुछ टाइम सियासत से अलग रहते हुए सुकून जो है वो तलब करना चाहता हूँ। तो इसमें कराची में एक और अहम पेशरफ सामने आई, जिसमें PS 129 से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए वो सीट जो है उसको छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक मैं ये सीट नहीं जीता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ये सीट जीत चुके हैं फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग, तो मैं ये सीट जो है इसको छोड़ता हूँ, हमें खैरात में कोई सीट नहीं चाहिए है, ये हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है। और इसमें अहम खबर एक ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके दरमियान हुकूमत के हवाले से जो है वो मामलात तय पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है 3 साल और 2 साल का दुरानिया जो है ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि 3 साल एक पार्टी जो है वो पहले इक़्तिदार में आएगी, वज़ीर-ए-आज़म उनका होगा, और 2 साल जो हैं वो बाद में दूसरी पार्टी जो है वो अपनी हुक्मरानी करेगी। इस तमाम तर तफसीलात पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारा एक्सपर्ट पैनल, सफ़ीना खान साहबा, वारिस रज़ा साहब और रज़ा सैयद साहब। सर मैं आपका बहुत शुक्रिया, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रज़ा सैयद साहब, सर आपकी तरफ आऊँगा। एक तो ये कि परवेज़ खटक साहब की भी खबर ये सामने आ गई है, उन्होंने बयान दे दिया है सियासत से अलहदगी का और वो सुकून जो है वो तलब करना चाहते हैं। और इसी के साथ पहले जो है जहांगीर खान तरीन उनकी सामने आई और अमीर जमात इस्लामी जो है उन्होंने शिकस्त की वजह से इस चीज़ को किया है। तो इन चीज़ों पे क्या कहेंगे? सियासी मैदान में ये बड़े नाम थे जो सियासत से अलहदगी इख्तियार कर चुके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर एक बहुत अच्छी जमहूरी रिवायत है जो पनप रही है और बन रही है, और इसको बड़ा खुशाइन करार दिया जाना चाहिए, इसलिए कि जो सियासी जमातें हैं और जो सियासी रहनुमा हैं उनकी उनका जो कैपिटल होता है या पॉलिटिकल कैपिटल जो होता है वो वोट होता है। अगर उनको पॉलिटिकल कैपिटल उनके पास है तो उनको बिजनेस में रहना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल फिल वक्त उनके पास नहीं रहा तो फिर उनको बिजनेस से विड्रॉ हो जाना चाहिए, यानी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जहांगीर खान तरीन साहब की सबसे पहले मैं बात करूंगा। जहांगीर खान तरीन साहब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके अंदर एक बहुत ही उनकी सिग्निफिकेंट पोजीशन रही है। वो डूअर हैं, वो गो गेटर हैं, यानी नताइज देने वाली शख्सियत समझे जाते हैं। और पिछले तमाम अरसे के दौरान के जब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और खान साहब के करीब थे तो PTI के लिए बहुत कुछ डिलीवर किया उन्होंने, लेकिन जब अपनी सियासी जमात बनाई और तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की तो उनके हल्के के अवाम ने उनको मुंतखब नहीं किया। ऐसे में उनकी जानिब से इस बात को रियलाइज करना और फिर उसकी बुनियाद पे ये फैसला करना कि उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए, यकीनन ये एक दिलेराना फैसला है। और ये दिलेराना फैसला एक ऐसा ही शख्स ले सकता है कि जो बहुत क्लियर हेडेड हो, जिसके पास क्लैरिटी हो अपने ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से और जिसके पास क्लैरिटी हो अपने पॉलिटिकल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऑप्शंस के हवाले से। तो मैं बहुत खैर मकदम करता हूं इस बात का। जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से जो ये फैसला हुआ ये बहुत खुशाइंद है और पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि जिस पर मेरा ख्याल है और लोगों को भी गौर करना चाहिए। और भी कई लोग हैं इस वक्त हमारे सियासी मंजरनामे में कि जो अगर रिटायर होना पसंद करें सियासत से तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जाहिर है तो एक आध नाम ले लें। हाँ, मतलब जिनको ले लेनी चाहिए और उन्होंने नहीं लिए रिटायरमेंट, तो मेरा ख्याल है उनको सोचना चाहिए इसके ऊपर। और एक तो हमारे दोस्त हैं नूर आलम साहब।
ठीक है। नूर आलम साहब जो हैं ये ओरिजिनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। 2008 के इलेक्शन में इन्होंने पेशावर से सीट जीती थी, NA1 मेरा ख्याल है। हम्म। उसके बाद फिर 2018 में ये पीटीआई में धकेल दिए गए, तो पीटीआई के टिकट पर ये मुंतखब हो गए। और इन्होंने हमें बताया भी कि इनको किसी ने कहा था कि भाई पीटीआई से टिकट ले लो। उसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद हुई तो इन्होंने वो जो मशहूर जमाना 22-25 अफराद थे जिन्होंने साइड स्विच की थी, ये उसमें साइड स्विच कर गए। और उसके बाद इनको पीडीएम की हुकूमत के दौरान इनके पास रही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप। बड़ी धुआंधार इन्होंने चलाई वो कमेटी, और असेंबली के फ्लोर पे भी इन्होंने बड़े दांत खट्टे किए, बड़ी मतलब कोई कमी पूरी की इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन की। नूर आलम साहब क्योंकि पेशावर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका वोटर बेस है और वो बिजनेसमैन भी हैं और लैंडलॉर्ड भी हैं, तो इस मर्तबा नूर आलम साहब को किसी सियाने ने मशवरा दिया कि आपको जेयूआई के टिकट पे आना चाहिए। तो नूर आलम साहब ने जेयूआई का टिकट ले लिया। अब दिलचस्प बात यह है कि नूर आलम साहब के अलावा जेयूआई के टिकट पर और कोई नहीं जीता। यानी नूर आलम साहब जो जीते हैं पेशावर की नशिस्त, उसमें मैं जाती तौर पे जानता हूं कि उनका अपना पॉलिटिकल क्लाउट है, उनका अपना फैमिली का एक पूरा बहुत जबरदस्त किस्म का यानी 100 साल से ज्यादा पुराना उनका वहां पर होल्ड है उस इलाके में। तो उन्होंने जो सीट जीती है जेयूआई के टिकट पे, तो ये तो एक बोनस सीट है जो जेयूआई के खाते पे चली गई, वरना तो जेयूआई एक भी सीट जीतने की पोजीशन से महरूम रह जाती, केपीके में 0 सीटों पे होती। मौलाना फजलुर रहमान ने भी जो सीट एक निकाली है वो बलूचिस्तान में किसी मेहरबान के ताउन से उनको वो सीट मिल गई है। और बहरहाल आई विश हिम गुड लक, और सीनियर सियासतदान हैं। लेकिन जहांगीर खान तरीन ने जो मिसाल सेट की है, फिर अभी आपने बताया कि परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। वेरी गुड डिसीजन परवेज खटक साहब, वेरी वेल डन, टाइमली डिसीजन है आपका। आपने अपनी इज्जत को रेस्क्यू किया। इसी तरह हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं कराची में, वारिस रजा साहब के पड़ोसी भी हैं, तो उन्होंने भी आज कोई ऐलान किया है। अच्छा, उनके ऐलान में जरा कुछ टेक्निकली मैं पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं हूं। मैंने सुना है कि उन्होंने सूबाई असेंबली की सीट छोड़ने का ऐलान किया, ये कहकर और ये बताकर कि ये सीट दरअसल उन्होंने नहीं जीती थी, बल्कि आजाद उम्मीदवार, पीटीआई के हामी आजाद उम्मीदवार ने जीती थी। तो लेकिन अब इसका कानूनी प्रोसेस क्या होगा सीट छोड़ने के लिए, तो अभी तो उन्होंने सीट उनकी हुई नहीं थी, ना उन्होंने हल्फ उठाया था, तो जब हलफ नहीं उठाया तो वो रिजाइन कहां से करेंगे, मतलब ये थोड़ा सा कानूनी मसला है। तो अब उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी है, और उस पर यकीनन हेडलाइंस भी बन गई हैं और लोगों ने उनके बारे में अच्छे कलमात का भी इजहार किया है। लेकिन कानूनी तौर पर इस पर अमल दरामद कैसे होगा, ये वारिस साहब मेरा ख्याल है बेहतर तौर पे बताएंगे कि उनका सीट छोड़ने का ऐलान करना किस हद तक वैलिड है और किस हद तक टेंजेबल है, और इसके सियासी मज़मरात क्या होंगे, ये इसको समझने की जरूरत है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये बहुत अच्छी बात है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो सियासत में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं, और कुछ लोग उसमें, वो उनका अपना फैसला है, वो आजाद हैं उसमें कि वो दोबारा सियासत में रहना चाहते हैं या रिटायरमेंट खत्म करके वापस आना चाहते हैं, उनकी चॉइस है। हर आजाद शहरी की तरह से उनका हक है कि वो अपने बारे में कोई भी फैसला करें। बाकी जो दूसरा पॉइंट था आपका, जो बारी बारी वजारत उज़्मा के फॉर्मूले पर जो मुमकिन तौर पर बात हो रही है कि पहले एक जमात का वजीर आजम होगा फिर दूसरी, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में हो चुका है। अगर आपको याद हो तो बलूचिस्तान की जो असेंबली थी एक 2008 से 2013 की गालिबन, उसमें जो है 2.5 साल जो है वो एक वजीर आला थे एक पार्टी के, और 2.5 साल फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो थे वो वजीर आला बने थे। तो वो एक कोएलिशन अरेंजमेंट था पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो वो एक कामयाबी से एक फार्मूला बलूचिस्तान की हद तक इन लोगों ने चलाया तो है। तो यानी ये तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में नज़ीर तो मिलती है इस बात की कि आधा आधे टाइम सर्व किया जाए अपने अपने अवाम को। तो अगर वफाक में भी इस कस्म की ये कोई अरेंजमेंट करते हैं तो बिल्कुल इस पे मुझे कोई हैरत नहीं होगी, लेकिन जिसको पहले बारी मिलेगी उसको ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। वक्त भी उसी का पूरा होगा, बाद वाली बारी का तो वक्त भी शायद पूरा ना हो। वारिस रजा साहब, सर आपकी तरफ आऊँगा। चेयरमैन आईपीपी जहांगीर खान तरीन, उन्होंने सियासत से अलहदगी भी इख्तियार कर ली और पार्टी भी छोड़ दी, और इसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, उन्होंने सियासी शिकस्त के बायस जो है वो अमीर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया, और परवेज़ खटक साहब उन्होंने भी सियासत से अलहदगी इख्तियार कर लिया। क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप?
देखिए, सबसे पहले चूंकि आपने जहांगीर तरीन का नाम लिया है तो मेरे ख्याल में यहीं से बात शुरू की जाए। जहांगीर तरीन का जो ये इक़दाम है वो जाहिर है कि एक बेहतर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जहांगीर तरीन को मैं एक सियासी स्टॉलवर्ट के तौर पर तो कतई नहीं देखता। वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और बिजनेस ओरिएंटेड सियासतदान है वो। तो जाहिर है कि वो बिजनेस के हवाले से काफ़ी मशहूर और मारूफ है और काफ़ी उनकी अच्छी शोहरत भी है और उन्होंने अच्छे खासे उनके बिजनेस भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक गुड गेस्चर के तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने अगर अपनी पार्टी के जिम्मेदार होने की बुनियाद पर और यानी शिकस्त को तस्लीम किया है और ये समझा है कि उनकी सरकर्दगी में पार्टी वो नताइज नहीं दे सकी जो कि देने चाहिए। अब आ जाइए दूसरी तरफ, वो ये है नईमुर रहमान का मामला। ये जरा टेक्निकल भी है और इसको देखना भी बहुत जरूरी है। बात यह है कि नईमुर रहमान साहब चूंकि असल में अमीर के एक नुमाइंदे मुंतखब होने वाले यानी अमीर उम्मीदवार के हैं। ख्वाहिशमंद है, उम्मीदवार। लियाकत और बलोच साहब हैं, जहां तक लियाकत बलोच साहब हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं और सिराजुल हक साहब हैं। ये तीनों जी उम्मीदवार हैं अमीर के ओहदे के लिए। जी सिराजुल हक साहब का तो टेन्योर चूंकि 2 साल से ज्यादा उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि 2 बरस यानी 2 टेन्योर के बाद जो है ना कोई अमीर बन नहीं सकता। तो टेक्निकली तौर से सिराज साहब तो अमीर बन नहीं सकते। ठीक है। तो अब रह गया नईमुर रहमान साहब। तो नईमुर रहमान साहब ने बहुत ही टैक्टिकली जो है ना वो सियासी तौर से ये एक चाल चली है कि उन्होंने अपने जो है ना ये दिखा कर के जनाब मैं सीट नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मुनाफिकत की एक बेहतरीन लाजवाब मिसाल। यानी इस कदर मुनाफिक हैं वो, इस कदर मुनाफिक हैं कि जिस पार्टी का नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, जिस कैंडिडेट का नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, जिस कैंडिडेट को डिक्लेयर ही नहीं किया गया, ठीक है, उस पर वो कह रहे हैं कि जनाब मैं तो अखलाकी तौर से समझता हूं कि जनाब जो है ना मुझे एक वोट भी नहीं चाहिए। वो असल में वो अपने अमीर के उम्मीदवार की जो मामलात हैं वो उसको उससे टैकल करना चाहते हैं, यानी अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है कि जमात इस्लामी और अच्छा इसमें एक बात जो बहुत अहम है हमजा, वो ये है कि आप इस पूरे 2024 के इलेक्शन में अगर गौर करें तो सियासी पार्टियों में जो मजहबी एलिमेंट है वो धड़ाम से गिरा है। यानी मुकम्मल तौर से एक तरीके से सफाया तो मैं नहीं कह सकता डाउन हो मुकम्मल, गया, बहुत ज्यादा लेकिन डाउन हो गया। एक तरीके से बहुत ज्यादा मिस्मार हो चुका है, यानी जो है ढह चुका है। तो ये एक खुशाइन बात भी है, यानी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक खुशाइन बात ये है कि मजहबी एलिमेंट जो है जो कि एक्सप्लॉइट करता था आवाम को मजहब के नाम पर और सियासत के नाम पर, उसका सफाया हो गया है। तो वो असल में अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आपने देखा होगा कि नईमुर रहमान साहब जो है ना बड़े जो है ना यानी खड़ाक किस्म के बयानात देना, और उन्होंने इस पूरी कैंपेन में मैं आपको बता दूं कराची के हवाले से कि उस पूरी कैंपेन में उन्होंने एक बड़े अजीब मामलात किए कि कराची की पहचान नईमुर रहमान, यानी पूरे कराची में जमात इस्लामी का कोई पोस्टर नहीं था, उनकी लेगेसी जो मौजूदी है उनकी कहीं तस्वीर नहीं थी, कहीं भी सिराजुल हक की तस्वीर नहीं थी या जमात इस्लामी को मेंशन नहीं किया गया था, सिर्फ जो है ना नईमुर रहमान को मेंशन किया गया था। तो गोया कि जो इन तमाम तर फैसलों को या इन तमाम तर मामलात पे नईमुर रहमान साहब को पार्टी की जानिब से बड़ा सराहा जा रहा है। नहीं, पार्टी की जानिब से सराहा जा रहा है या नहीं सराहा जा रहा है, मैं तो आपको एक टेक्निकल बात ये बताना चाह रहा हूं कि अपनी शोहरत का जो उनको गुलगुला है या अपनी शोहरत के दवाम में जो फंसे हुए,
उससे कम से कम वो पार्टी की कोई खिदमत नहीं कर सकेंगे। गो के जमात इस्लामी से मैं इत्तेफाक नहीं करता उसकी पॉलिटिक्स से, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये असल में जो है ना वो काजी हुसैन अहमद की जो ट्रिक्स हैं उन पर चलकर और शोहरत हासिल कर कर और शोहरत का गुलगुला जो इमरान खान की जानिब से शुरू हुआ था उसके हवाले से शायद कि उनके जहन में कोई बात है कि खड़ा करके और मौला जट बन के चीजों को चलाया जाए। और आप देखिए ना, आप ये देखिए कि अभी मुझसे जो है ना रजा साहब एक दिन बात कर रहे थे, बल्कि किसी कोई और इस्लामाबाद के सहाफी बात कर रहे थे कि जनाब उन्होंने जो है ना वो कराची में जो है ना स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं उनका इशू उठाया। अब मेरा सवाल ये है कि मैं उनसे उस वक्त भी कह रहा था कि ये जमात इस्लामी बहुत उम्दगी से खेल खेलती है, ये ड्रामेबाजियां कर रही हैं। अब आप मुझे बताइए कि हमजा, आपको अंदाजा है कि उन 70% नौजवानों का मुस्तकबिल का कोई फैसला नहीं हुआ है? यानी आपके एहतजाज से, आपके बयानात से, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से शोहरत तो आपको मिल गई, लेकिन वो जो स्टूडेंट 70% हैं उनका मुस्तकबिल क्या हुआ? कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा। तो ये सस्ती शोहरत हासिल करने का जो नईमुर रहमान जमात इस्लामी के लीडरान को जो शौक चर्राया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी पार्टी को मुस्तहकम करें, ये अपनी पार्टी को खत्म करने की जानिब जाना है। जहां तक ताल्लुक है सिराजुल हक का, तो एक बार मैं बता दूं, टेक्निकली तौर से सिराजुल हक मार्च में अमीर की ओहदे से हटने वाले हैं, वो हर सूरत में हटने वाले हैं। लिहाजा उन्होंने अच्छा, बेहतर ये समझा कि वारिस साहब, अपना वारिस साहब, यानी यहाँ ये पे एक अहम खबर आपके सामने रखना चाहूँगा। जी अफसोसनाक बताएं। वाकया हुआ है रावलपिंडी में। चौधरी अदनान आज़ाद उम्मीदवार जो थे नहीं, उन पे मैं आपकी कातलाना बात को हमला दोबारा किया गया दोबारा रिपीट करें। और वो कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। रावलपिंडी से आज़ाद आपकी आवाज उम्मीदवार नहीं आ रही मुझे। चौधरी अदनान जो है उन पे कातलाना हमला हुआ है कचहरी चौक में और वो इसमें जाँ बहक हो गए हैं। ये बहुत अफसोसनाक वाकया जो है रावलपिंडी से ये सामने आया है। रावलपिंडी में ये आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अदनान उनकी गाड़ी पे कातलाना हमला हुआ जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गए हैं। जी वारिस साहब, ये वाकया इस तरह का स्पीचलेस है सर। देखिए, बात यह है कि हमजा, मेरी आपकी आवाज कहीं कट रही है कहीं आ रही है, तो लिहाजा मैं बात का आपकी समझ गया हूँ। आप रावलपिंडी में जो वाकया हुआ है इसके हवाले से बात कर रहे हैं, जाँ ऐसी है बहक ना? हो गए हैं आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अदनान। जी जी, आप उसी के हवाले से बात कर रहे हैं हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए किसी का भी जहाँ बहक हो जाना और इस तरीके से जहाँ बहक हो जाना जो है वो किसी भी तौर से आप और मैं या कोई भी जी शऊर आदमी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। रियासत का ये काम होता है कि वो हर आदमी की, हर फर्द की जो ना प्रोटेक्शन करे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत का या इंतज़ामी मशीनरी का एक ऐसा फेलियर है जो कि हमारे यहाँ मुसलसल मुसलसल हो रहा है और इसमें मुसलसल डिक्लाइन आ रहा है। बजाय इसके कि हमारी इंतज़ामी मशीनरी बेहतर हो, हमारी इंतज़ामिया इस पर कोई तवज्जो दे, हमारी रियासत इस पर कोई तवज्जो दे, वो उससे सरफ़े नज़र करके अपने मफादात के लिए जो है ना वो तमाम इक़दामात भी करते हैं, तमाम इख्तियारात भी इस्तेमाल करते हैं और तमाम हिफाजती इक़दामात भी ले लेते हैं। ठीक है लेकिन एक वारिस साहब। आम आदमी के लिए ठीक है वारिस साहब, आपका जी, पॉइंट आ गया। सफ़ीना खान साहबा, सफ़ीना साहबा, एक तो ये जो इस्तीफ़े आए हैं 3 सियासी लीडरों के, इन पे क्या कहना है आपका? और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, इन पे क्या कहेंगे आप? हमजा, देखिए, पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी आवाज सुनी गई और भरपूर तरीके से सुनी गई है। और ये जो एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं ये लोग, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो हमें बुरे ही क्यों ना लगते हों। एटलीस्ट उनमें इतने गट्स थे, इतनी खरिश थी कि वो आकर ये फैसला लेने पे मजबूर हुए हैं। दिस इज कॉल्ड लाइक रियल डेमोक्रेसी और हम इसी जमहूरियत के लिए मैं तो लड़ रही हूँ।
मेरा मकसद किसी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी या उनके लीडरान के लिए बोलना नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में असल जमहूरियत आए, और असल जमहूरियत की यही रवायत होती है कि जब कोई शख्स हार जाता है तो वो अपने ओहदे से स्टेप डाउन कर जाता है, और अगर वो पार्टी का सरबराह है तो वो अपने ओहदे से हट जाता है। इट डजंट मैटर कि उसके 2 महीने के बाद उसकी रिटायरमेंट थी, वक्त से पहले। यहाँ पर कौन छोड़ता है जीती हुई सीट? और आप जिस तरह से दूसरी कह रहे हैं कि जो वो एक जमात इस्लामी के साहब है जो कराची से सीट जीते हैं, देखिए किस शख्स ने अभी तक मुझे ये बताया कि इसके अंदर इतना जिगरा है कि जो अपनी जीती हुई सीट जो है ये कह के छोड़ दे कि ये मेरी सीट नहीं थी, ये फलां शख्स की सीट थी। जो सर वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं सफीना, वो गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, वो गलत बयानी, लोगों को धोखा दे रहे हैं, धोखा ना दिया जाना चाहिए। अब आपको धोखा नहीं दें आप। वारिस साहब कभी रिवायत बताएं पाकिस्तान के अंदर कि अगर किसी ने गलत, सर तो धोखा दे रहे हैं ना, धोखे को आप कैसे इंडोर्स कर, धोखे को इंडोर्स नहीं किया जा सकता सफीना, धोखे को झूठ को इंडोर्स नहीं किया जा सकता, धोखे और झूठ को इंडोर्स नहीं कर सकते आप। वारिस साहब सफीना साहबा का पॉइंट आने दें, फिर आप इंडोर्स नहीं कर सकते आप। अच्छा वारिस साहब, झूठ को इंडोर्स नहीं कर सकते आप। वारिस साहब सफीना खान साहबा को अपना पॉइंट मुकम्मल करने दें, और मुकम्मल करने के बाद आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। धोखे को इंडोर्स नहीं कर सकते आप। वारिस साहब आपको आवाज आ रही है? सफीना खान साहबा को अपना पॉइंट क्लियर करने दें, उसके बाद आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। वारिस साहब आप सफीना साहबा को अपना पॉइंट क्लियर करने दें, उसके बाद आप अपना पॉइंट कहने का मकसद है जी सफीना, पाकिस्तान में अगर कोई अच्छी रवायात कायम हो रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगर लोग पाकिस्तान के मैंडेट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसको ऑनर करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो फेम की खातिर कर रहे हैं, पर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए लोग कत्लो गारत कर देते हैं, अपने मुखालिफिन को मरवा देते हैं। और आप कह रही है कि एक शख्स ने जीती हुई सीट कह रहा है कि वो मेरा मुखालिफ जीता, वो ड्रामा कर रहा है। फिर ऐसे ड्रामे तो सभी को करने चाहिए। काश ऐसा ड्रामा मरियम नवाज को भी करने का हौसला होता कि वो जब लोटा लेके खड़ी थी तो वो कहती है तुम हमारे नाम से वोट लेके नहीं आए हो, ये वोट तुमने अपने नाम से नहीं लिया, ये तुमने वोट हमारे मुखालिफिन के नाम से लिया, हम तुम्हें अपनी पार्टी में जगह नहीं दे सकते। मैं उस क्या नाम था उनका, रोहेल असगर की इंसल्ट नहीं कर सकती तुम्हें अपने साथ खड़ा करके। ये होती है रिवायत। आप ये गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि लोगों को अप्रिशिएट करने की बजाय उनको आप कह रहे हैं कि वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं। वो ठीक है सफीना खान साहबा, आपका पॉइंट आ गया। इस पे वारिस साहब का पॉइंट लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है सफीना खान साहबा, वारिस रज़ा साहब और रज़ा सैयद साहब। कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक से पहले हाफिज़ नईमुर रहमान के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, जिस पे सफीना खान साहबा ने अपना मौक़िफ़ दिया। वारिस रज़ा साहब, सर आप इसमें कुछ कह रहे थे नईमुर रहमान साहब के हवाले से, जी क्या कहना चाहेंगे नईमुर रहमान साहब के जो ये बयान सामने आया है इस हवाले से? देखिए, मैं ये सिर्फ ये अर्ज कर रहा था, जो सफीना से मेरा जो तकरार चल रही थी, मैं ये कह रहा था कि सियासत में धोखाधही आवाम से करना या आवाम से झूठ बोलना, चाहे कोई भी हो, आवाम से जो ना लिल्ला बराए मेहरबानी आप सच बोलें, जो सूरत हाल है वो क्लियर रखें। अब आप एक आदमी का नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, एक आदमी वहां से जीता ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि जनाब मैं कुर्बानी दे रहा हूं। सर उनका कहने का मकसद ये हो सकता है ना कि अगर ऑब्वियसली डिक्लेयर हो चुका है, तो अगर मैं ये हल्फ उठाता हूं तो मैं हल्फ नहीं उठाता या हल्फ लेकर इसको सीट को छोड़ दूंगा। कहने का मकसद ये हो सकता है ना? मेरा बेटा मेरी बात सुनिए हमजा साहब, बात ये है कि नोटिफिकेशन होगा तो तय होगा ना कि कौन सीट जीता है। अभी नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है, तो उससे पहले ये ऐलान करने का मतलब ये है कि आप, मेरा सिर्फ ये है, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरे कोई दुश्मन नहीं है। वो बात ये है कि देखें सियासत में हमारे यहाँ जो ये जिसको कहना चाहिए ताफुन आया है, ताफुन जो आया है वो ताफुन इसलिए आया है कि हम सियासत में झूठ बोलने के आदी हो गए।
हम सियासत को सियासत की तरीके से नहीं करना चाहते। हमें सियासत को हिकमत अमली और अपनी पॉलिसीज के हवाले से करना चाहिए। लोगों को पॉलिसीज देनी चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, और लोग पसंद करें या ना करें अपनी नुक्ते नजर को बयान करना चाहिए। ये नहीं कि सस्ती शोहरत के लिए आपने एक फुलझड़ी छोड़ी और आप देखे ना मुसलसल टिकटॉक पर और अमल व्हाट्सएप अमल पर खुशाइंद है, तरीकाकार खुशाइंद है। अगर नोटिफिकेशन होने के बाद भी ये इस पे कायम रहते हैं तो ये खुशाइंद अमल है। मुत्तफिक है? नहीं, नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है तो उससे पहले ये अमल नहीं, होने के बाद अगर इस पे वो रहते हैं, कायम रहते हैं, तो ये खुशाइंद बात है सियासी मंजरनामे के वाले से। चलिए, आप रियायत देना चाहते तो दे दीजिए। नहीं, आपका क्या मौकफ है उसके वाले? अच्छा खैर, मैं रियायत नहीं देना चाहता, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी 60 प्लस का हूं मैं, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, एक लफ्ज झूठ नहीं बोला। और मैं समझता हूं कि जो माशरा, जो घर झूठ की बुनियाद पर पलेगा, उस माशरे में जो है ना गंदगी पैदा होगी, उस माशरे में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। लिहाजा झूठ जो है ना तमाम बुराइयों की जड़ है सर। बिल्कुल आप जो रियायत देना चाह रहे हैं ना कि जनाब ठीक है उन्होंने झूठ बोल दिया लेकिन उनको रियायत दे दीजिए, क्यों मैं रियायत दूं? क्यों रियायत दूं? मेरा सबसे बड़ा भाई है, वो एक नंबर राशि है, मैं उससे कहता हूं ऊपर कि तुम राशि हो, मैं कहता हूं, उससे मिलता नहीं हूं मैं। ठीक है वारिस रजा साहब, हम ये रायत नहीं देते हैं। रजा सैयद साहब की जानिब आगे बढ़ते हैं। रजा साहब, जीडीए की जानिब से एक बयान सामने आया है, 2 नशिस्तों पे सिंध में हम हल्फ नहीं उठाएंगे। पीर बगारा साहब ने ये बयान दिया है, और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहले तो मैं एक वो हाफिज साहब डिस्कस हो रहे हैं ना बहुत ज्यादा, हाफिज नईमुर रहमान। जी, आप भी उस पे कहना चाहते हैं तो आप भी उस पे मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा जो वारिस साहब देना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने दी नहीं। वो मिसाल ऐसी है कि एक नौजवान ये कहता है, एक गैर शादीशुदा नौजवान ये ऐलान करता है कि मैं अपनी होने वाली बीवी को तलाक दे दूंगा। तो शादी हुई नहीं है, ठीक है ना, और तलाक देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने। तो वो तो मामला उनका तो ये था। अब आ जाए जीडीए पे। जीडीए जो है ना, जीडी होता ही है, देखिए बच्चे जो बड़े होते हैं ना, वो अपने बच्चों को कोई चीज खाने पीने की देते हैं। तो अगर बच्चों को ये, छोटे बच्चे को ये लगे कि मेरे बड़े भाई को 17 टॉफियां मिल गई खाने के लिए, मुझे सिर्फ 2 मिली हैं, तो वो अब्बू से कहते हैं, अब्बू ये कैसा मजाक कर रहे हैं आपने बड़े वाले मुन्ने को तो 17 टॉफियां दी थी खाने के लिए और मुझे सिर्फ 2 दी हैं, तो मैं ये 2 भी नहीं खाऊंगा। ये जीडीए वाला केस है। एमक्यूएम को 17 मिल गई ना। जी, मैं कुछ कहने लगा था लेकिन मैं चुप हो गया। जी, आप बोलिए। तो वो बस ये इतना ही मजा हो सकता है इसके ऊपर कि उन्हें 17 टॉफियां मिल गई, तो उन्होंने कहा मैं 2 नहीं लूंगा भाई, मतलब मैं 2 नहीं लूंगा, मैं 2 भी नहीं लूंगा, ये कहा है उन्होंने। दरअसल शुक्र का तरीकाकार अच्छा होगा तो फिर शायद टॉफियां भी ज्यादा मिल जाएंगी। हाँ, जाहिर है। ये वाले पीडीए क्या है, कौन सा जीडीए, तो जीडीए वाले जो हैं वो अपने अंदर, लेकिन सर बात का मकसद ये है कि अगर इस तरह की ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो ये नुकसान जो है वो जारी बात है, पाकिस्तान है या रियासत है, दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन और फिर से वही वाला मामला, पैसा भी खर्च है, अवाम भी जो है वो समझ नहीं आ रही ये चीज़। नहीं, समझ में सब आ रहा है। और बात यह है कि निज़ाम को मशकूक बनाना, निज़ाम पर सवालिया निशान लगाना, प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बनाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एनार्की की तरफ मुल्क को ले जाने के इशारे हैं। मैं किसी एक इंडिविजुअल की तरफ इशारा नहीं कर रहा। वो तमाम अफराद, वो तमाम अनासिर या वो तमाम पॉलिटिकल सो कॉल्ड लीडर्स कि जो मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाने वाले काम कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे। वो मुल्क के साथ अच्छा नहीं कर रहे, वो इस मुल्क के आवाम के साथ अच्छा नहीं कर रहे। इस मुल्क को हील करने की जरूरत है, जख्मों पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। अगर इस दफा किसी को 2 सीटें मिली हैं, वो दिल छोटा ना करें, सियासत में रहें, लोगों के दरमियान रहें। अगले इलेक्शन में 20 भी मिल जाएंगी उनको। असल बात होती है लोगों के दरमियान रहने की। मुझे नहीं पता कि एमक्यूएम की 17 सीटें कैसे आ गई,
लेकिन ये मुझे पता है कि एमक्यूएम वाले पिछले 5-7 साल से बहुत मुश्किल हालात में कराची में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को सर्वाइव किया। कंटिन्यू किया। उनकी ठीक है। पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ही सख्त किस्म के काले बादल आ गए थे, तो उन्होंने सरवाइव किया। आज 17 सीटें उनको मिल गई, तो जीडीए वालों को भी सरवाइव करना चाहिए। कल उनको भी 20-22 सीटें मिल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, सफीना खान साहबा आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो हमजा ये कहना चाहूंगी, जो हमारे मोज़े सीनियर तरीन पैनलिस्ट है और इनका तजुर्बा भी मेरे से आई एम श्योर नहीं यकीनन बहुत ज्यादा है, इससे तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान के सपोर्टर्स को भी हौसला रखना चाहिए। अगर एमक्यूएम वापस कम बैक करके 17 सीटें ले सकती है, जिन जो बैन थी, जो अब अपने सरेआम जलसों में मुस्तफा कमाल कह रहे हैं मैं लंदन के अपने लीडर को माफ करता हूँ, तो उनको भी जरा थोड़ा सा हौसला रखें कि आने वाले दिनों में उनको 250 सीटें भी मिल सकती हैं 100 से। तो मैं तो यही समझी हूँ इनकी बातों से। तो जीडीए की 2 अगर सीटें हैं, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद लोग नहीं देख पा रहे हैं। अननेचुरल चीजें जब की जाती हैं, तो नेचर का एक रूल है, वो उन चीजों को हटा देती है। अगर आप खून के अंदर पानी डालने की कोशिश करेंगे, तो खून अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इस सिस्टम को सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, जो जबरदस्ती फोर्सफुली अवाम के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, उनको होने दिया जाए, ये भी गलत रिवायत है। और अभी एंड देयर एंड देन उस चीज को स्टॉप होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम ने अगर किसी को मैंडेट नहीं दिया है, तो उनका मैंडेट कबूल भी नहीं किया जाना चाहिए। तो ये इसी तरह से ही है। नवाज शरीफ साहब अब देखें कि सबसे कम सीटें लेके भी वो विक्ट्रियस स्पीच कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाएंगे। और बाय द वे एक चीज से मुझे याद आया, आपके प्रोग्राम्स में ही मैंने लास्ट ईयर से कहना शुरू किया था कि 2.5 साल की हुकूमत का जो एक फॉर्मूला है, ऑन रिकॉर्ड है, आप लोग अपने पुराने प्रोग्राम्स में जाके देख सकते हैं वो फॉर्मूला। और मैंने अपने व्लॉग में भी बड़ी डिटेल से बताया था कि ये फॉर्मूला भी तय पा गया हुआ है कि 2.5 साल की आगे से हम पार्लियामेंट आती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी वो कहीं भी बातें जो है वो सही साबित हुई हैं, और अब आप लोग इंडोर्स कर रहे हैं। रजा साहब ने भी इंडोर्स किया, आपने भी वो खबर देके इंडोर्स किया कि ये सोचा जा रहा है कि 2.5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत करे और 2.5 साल जो है वो नून लीग हुकूमत करे। लेकिन मैं यहाँ एक मशवरा देना चाहूंगी पीपल्स पार्टी को, 2.5 साल पहले ले लीजिएगा, मियां साहब पे इतबार मत कीजिएगा। वो क्योंकि वो निकाले जाने की उनकी रिवायत बड़ी हार्श है, तो ऐसा ना हो वो अपने 2.5 साल में ही अपना काम पूरा निजाम के साथ निपटा दे और आपके 2.5 साल रह जाए। तो ये यकीन रखेंगे कि पीपल्स पार्टी पहले 2.5 साल हुकूमत कर लेती, तो शायद अगले की भी बारी 2.5 साल आ जाए। तो 5 साल पूरे करवाने के लिए पहले पीपल्स पार्टी को आने दे। ठीक है। अच्छा, शॉर्टली इस पे ज़रा वारिस रज़ा साहब आपसे पहले मैं पूछूंगा कि अगर जिस तरह से ये फार्मूला तैयार किया गया है, 3 साल और 2 साल, 5 साल का टेन्योर पूरा होता हुआ दिखाई देता है, अगर पीएमएलएन आती है, और जिस तरह सफीना साहबा ने कहा अगर पीपीपी आती है तो बाद में पीएमएलएन आती है, तो ये 5 साल मुकम्मल हो सकते हैं इस सियासी हुकूमत के। अच्छा देखिए हमजा, इसमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए और सफीना को भी मैं इत्तला दे दूं कि ये एक फार्मूला पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है और इसको जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अभी इंडोर्स नहीं किया है, उनको रियासत ने दिया है। ठीक है, वो हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फार्मूला जो है ना पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है और उसको अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई इंडोर्स नहीं किया गया है। जब तक के इंडोर्स नहीं होता ये फार्मूला, उस वक्त तक इस पर गुफ्तगू करना जो है ना वो सिर्फ ये है कि ठीक है, क्योंकि असल में होता क्या है, होता ये है कि सियासत में हर कंपोनेंट जो है ना अपने अपने शराइत के साथ और अपने अपने मुतालबात को ज्यादा हाइप पर ले जाकर रखता है ताकि कम से कम पर जो है ना वो आकर जो है ना चीजें जहां जहां वो चाहते हैं वहां आकर जो वो चीजें मान ली जाए। तो मेरे ख्याल में कि उन्होंने जो ये वारिस साहब टाइम कम है, वन लाइनर वन वर्ड में एक क्वेश्चन, अगर पीएमएलएन आती है वजीर आजम कौन होगा, पीपीपी का वजीर आजम कौन होगा? तीनों गेस्ट इस पे वन वर्ड में आंसर कर दीजिएगा प्लीज। मैं ये समझता हूँ कि पीएमएलएन नून अगर आती है तो वजीर आजम, मैंने शायद कल भी ये बात कही थी कि वजीर आजम जो है ना वो चाहेंगे कि वो नवाज शरीफ हों, ठीक है, और सेकंड उनके पास कोई चॉइस जो है ना वो अभी है नहीं, इसलिए कि मेरा अपनी इत्तला है, देखिए मैं अपनी इत्तला की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूँ आपसे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज शरीफ को
ठीक है, सफीना साहबा आप इस पे क्या कहेंगी? 2 नाम ले दीजिए, पीपीपी की जानिब से और पीएमएलएन की जानिब से, कौन वजीर आजम की तरफ से आती हूँ। पीपल्स पार्टी में तो कंफर्म बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर होंगे, एंड नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ। आगे बनता कौन है ये वक्त बताएगा। ठीक है, रजा सैयद साहब, सर आप इस पे क्या कहेंगे? सर माइक अनम्यूट कर लें, रजा सैयद साहब माइक अनम्यूट करिएगा। अगर नून से हैं तो कोई शरीफ होंगे, और अगर पीपल्स पार्टी से हैं तो कोई जरदारी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा सैयद साहब, वारिस रजा साहब, सफीना खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। सियासी सूरत हाल आपके सामने है, बड़े बड़े सियासी बुर्ज जो हार चुके और अब कुछ जो हैं वो सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक जो है इंतखाब का नताइज तो आ चुके, लेकिन वज़ीर आज़म कौन बनेगा ये अभी फाइनलाइज नहीं हो चुका। मज़ीद कितना टाइम लगता है ये भी कहना काबिल वक्त होगा, लेकिन अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, बेहतर साबित हो, हम उम्मीद करते हैं। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।